हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि रिलेटेड होंगे आपके आने वाले एलटी और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस और कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस लिए हैं। रोज़ी की तरह आज की वीडियो भी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ग्रामर का ही लेंगे, जो कि पिछली वीडियो में छूट गया था। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ कंड्यूसिव डैश हेल्थ। आपने यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन आपको दिए हैं टू, फॉर और ऑफ। तो आपको यहाँ पे जो लग रहा होगा नॉर्मली, वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी फॉर लग रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज़ कंड्यूसिव टू हेल्थ यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आएगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। मैंने आपको यहाँ पे दो स्पेलिंग्स दी हैं, न्यूमोनिया की और हेमरेज की। तो ये अक्सर पूछी जाती हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने ये दो स्पेलिंग्स आपको दी हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। न्यूमोनिया की स्पेलिंग मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में पूछी थी, और जो इसमें अभी जो दूसरी स्पेलिंग आपको हेमरेज की दिख रही होगी, जैसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, इसे ही हम लोग ब्लडिंग भी कहते हैं। तो हेमरेज की स्पेलिंग में एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई होता है और यहाँ पे डबल आर होता है, इस बात का ध्यान रखें। आप इसको ब्रेन हेमरेज करके भी याद रख सकते हैं, HEMORRHAGE। जो इनका दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है वो है आपका इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद। ये सरोजनी नायडू का दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है। तो जो पहला वर्क था वो था आपका गोल्डन थ्रेशोल्ड, और दूसरा जो मैंने आपको वर्क बताया सरोजनी नायडू का, वो कौन सा है, इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, व्हेन वॉज सरोजनी नायडू बॉर्न। सरोजनी नायडू कब पैदा हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 13 फरवरी 1879, 22 मई 1872, 18 अगस्त 1869 या 24 ऑफ दिसंबर 1865। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 13 ऑफ फरवरी 1879। इनका बर्थ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको लेक्चर के सिलेबस में दिए हैं, और गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको आप थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड को। इसके साथ साथ द बाज़ार ऑफ हैदराबाद काफ़ी बार कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज सरोजनी नायडू बॉर्न। ऑप्शन है आपके पास श्रीरामपुर, बक्सर, हैदराबाद या प्लासी। इसका जो सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सरोजनी नायडू का बर्थ कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बढ़ता हूँ अब मैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ टेनिसन्स फादर हु वाज प्लेग्ड बाय एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड वायलेंट मूडी टेम्पर। आपसे यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फादर का जॉब प्रोफाइल पूछा है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ टेनिसन्स फादर हु वाज प्लेग्ड बाय एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड वायलेंट मूडी टेम्पर। तो उनका प्रोफेशन क्या था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है रेक्टर, दूसरा है जर्नलिस्ट, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपके पास बैंकर और आर्किटेक्ट। इनमें से आपने मुझे टेनिसन के फादर का प्रोफेशन बताना है। तो जो इसका सही आंसर है, टेनिसन के फादर एक रेक्टर थे। रेक्टर जिसको हम अधिष्ठाता कहते हैं हिंदी में, या हम जिसको अधिवक्ता भी हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो टेनिसन के फादर का प्रोफेशन क्या था, वो एक रेक्टर थे। टेनिसन वही राइटर हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं। टेनिसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन तो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनके कुछ फेमस वर्क की, तो टेनिसन के बारे में आपको पता ही होगा। 1809 में इनका बर्थ है और इसी के साथ साथ 1892 में इनकी डेथ है। और ये जाने जाते हैं अपने एक टिम्बुक्टू वर्क के लिए। टिम्बुक्टू इनका वही वर्क है जिसके लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। कौन सा चांसलर गोल्ड मेडल मिला था, कौन से वर्क के लिए, टिम्बुक्टू के लिए, TIMBUTTU टिम्बुक्टू के लिए इनको एक चांसलर गोल्ड मेडल मिला था। किसकी बात हो रही थी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। 1809 से लेके 1890 इनका बर्थ और लाइफ स्पैन है। अगर मैं बात करूं यूलिसिस पोएम की, तो यूलिसिस भी किसने लिखी है, टेनिसन ने ही लिखी है। और किसकी डेथ के बाद लिखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपनी चौथी नंबर की वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द नोवेल रिवर ऑफ स्मोक। रिवर ऑफ स्मोक नोवेल किसने लिखी है। ऑप्शन में आपके पास अरविंद अडिगा होगा, यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो चुका है, तो अरविंद अडिगा है यहाँ पे। उसके बाद है आपका अमिताभ घोष। तो अरविंद अडिगा और अमिताभ घोष, आपको दो ऑप्शन दिए हैं।
तो जो इसका सही आंसर है, द नोवेल जो लिखी थी रिवर ऑफ स्मोक, ये लिखी है आपका अमिताभ घोष ने। तो रिवर ऑफ स्मोक किसने लिखी थी? अमिताभ घोष ने लिखी है। अमिताभ घोष की अगर मैं बात करूं तो 1956 में इनका बर्थ होता है। कब होता है? 1956 में अमिताभ घोष का बर्थ है। अगर बात की जाए इनके कुछ अदर वर्क की, तो अमिताभ घोष जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क द शैडो लाइन के लिए। द शैडो लाइन किसका वर्क है? अमिताभ घोष का वर्क है। इसी के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करना वीडियो को ना भूलें। अगर हो सके तो आप इसको 2 शेयर आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपकी एमसीक्यू की अप्रोच बनी रहेगी और हमारा भी एक मोटिवेशन, छोटा सा हमारा टारगेट होता है 50 लाइक्स का और 2 शेयर का। तो ऊपर वाले की दया से आपके सपोर्ट से ये चीज़ें पूरी हो ही रही हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक बटन का ज़रूर प्रेस करें। अपने इस बड़े से अंगूठे से आपने उस छोटे से अंगूठे को प्रेस करना है, बाकी आपने कुछ भी एफर्ट नहीं करना है। आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपसे रिक्वेस्ट है कि 50 लाइक का टारगेट आप एटलीस्ट हमारा पूरा करें। तो चलिए, अब मैं बात कर रहा था अमिताभ घोष की। तो द शैडो लाइन जो कि इनका बहुत ही फेमस वर्क है, इसके साथ साथ इन्होंने जो दूसरा वर्क लिखा था वो था आपका द हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड किसका वर्क है? अमिताभ घोष का ही वर्क है। हंग्री टाइड अमिताभ घोष का वर्क है। आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो वीडियोस और आपकी एमसीक्यू अप्रोच यहीं से डेवलप होगी। काफ़ी कम दिन आपके पेपर को बचे हैं, तो इसलिए चाहिए कि आप डेली की डेली इसमें लाइक्स करें। उससे मैं एक दिन में 2-2 भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियो होंगी। आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। तो मैं बात कर रहा था अमिताभ घोष की। तो अमिताभ घोष जो कि 2 वर्क आप याद रखें इनका, एक तो है द शैडो लाइन्स और दूसरा है आपका हंग्री टाइड। और इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं? एक तो इनको साहित्य अकेडमी प्राइज़ भी मिला है। इसी के साथ साथ इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, इस बात का ध्यान रखें। और ये कलकत्ता बंगाल में इनका बर्थ हुआ था, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि इनको साहित्य अकेडमी और पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए यानी अरविंद अडिगा की, तो अरविंद अडिगा को ध्यान रखिएगा, मैन बुकर प्राइज़ मिला है। इतना ही इनके लिए काफ़ी होगा। बढ़ता हूं अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द प्ले ययाति? ययाति प्ले किसने लिखा है? ऑप्शन में आपके पास 2 हैं, एक है राजा राव, दूसरे हैं आपके गिरीश कर्नाड। तो जो ययाति प्ले है ये फर्स्ट प्ले माना जाता है गिरीश कर्नाड का। तो गिरीश कर्नाड का फर्स्ट प्ले कौन सा है? ययाति गिरीश कर्नाड का फर्स्ट प्ले है। ये थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन आपका 1 मार्क्स से दिला सकता है। तो जो ययाति प्ले है वो किसने लिखा है? गिरीश कर्नाड ने लिखा है। इसी के साथ साथ आपने इनका बहुत ही फेमस वर्क सुना होगा, तुगलक करके इनका एक वर्क है। इसके साथ साथ हायावदना करके भी इनका एक वर्क है। हायावदना करके भी गिरीश कर्नाड का वर्क है। ये अक्सर पूछा जाने वाला वर्क है, DNA है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो हायावदना किसका वर्क है? गिरीश कर्नाड का वर्क है। अगर बात की जाए किसकी? राजा राव की, तो आपने इनका नाम सुना होगा, इनके बहुत ही फेमस नोवेल जिसका नाम क्या था? कांथापुरा में। तो राजा राव की ये नोवेल काफ़ी पूछी जाती है कि कांथापुरा किसने लिखी है। तो कांथापुरा किसने लिखी है? आपकी राजा राव ने लिखी है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन राइटर्स में से कौन से राइटर मेटाफिजिक्स की थीम पे ज़्यादा लिखते थे, तो मेटाफिजिक्स की थीम पे लिखने वाले भी कौन थे? राजा राव ही थे। तो राजा राव के ज़्यादातर वर्क आपके मेटाफिजिक्स बेस्ड होते थे। अगर बात की जाए राजा राव के लाइफ स्पैन की, तो 1908 में इनका बर्थ होता है और 2006 में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी बात हो रही है? राजा राव की बात हो रही है, जो कि फिर टेक्सास में रहना इन्होंने शुरू किया था। टेक्सास में रहते थे, इस बात का ध्यान रखें, इंडिया के बाहर ही रहते थे। ये भी क्वेश्चन अक्सर बनता है कि कौन सा राइटर आउट ऑफ इंडिया रहता था। उसको हम लोग कुछ टर्म यूज़ होता है उसके लिए, उसको आप अगर कमेंट बॉक्स में होता है तो आप मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊँगा कि हम ऐसे राइटर्स को क्या कहते हैं जो कि रहते तो इंडिया में थे लेकिन फिर वो बाद में विदेशों में जाके बस गए। डी से वो वर्ड आता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डी से वो वर्ड आता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वो भी एक लिटरेरी टर्म है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी? कांथापुरा की। तो कांथापुरा इनका बहुत ही फेमस नोवेल है। इसके साथ साथ द सरपेंट एंड द रोप और द कैट एंड द शेक्सपियर अक्सर पूछा जाने वाला वर्क है। द कैट एंड द शेक्सपियर किसने लिखा था? तो ये भी किसने लिखा था? राजा राव ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स? ये इग्नाइटेड माइंड्स नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन में आपके पास महात्मा गांधी और APJ अब्दुल कलाम का नाम है। तो जो इसका सही आंसर है, इग्नाइटेड बुक्स जो लिखी थी APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखी थी। इसके साथ साथ आपको पता है द विंग्स ऑफ फायर भी इनका बहुत ही फेमस वर्क है। द विंग्स ऑफ फायर इनकी बहुत ही फेमस वर्क है, जिसे हम लोग हिंदी में अग्नि की उड़ान के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रुथ करके इनकी एक बुक है, हिंदी में जिसे हम सत्य पर मेरे प्रयोग के नाम से जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये किसकी बुक है? महात्मा गांधी की बुक है। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से रिक्वेस्ट है 50 लाइक के टारगेट को आप ज़रूर पूरा करें। आज का ये 50 लाइक का टारगेट, और कम से कम 2 शेयर आप अपनी तरफ से करें। आप दूसरे को ये ना देखें, क्योंकि एमसी की अप्रोच आपकी डेवलप हो रही है, तो लाइक भी आप ही करेंगे और शेयर भी आप ही करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो द कैट एंड द शेक्सपियर हु रोट, ये द कैट एंड द शेक्सपियर वर्क किसने लिखा है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी मैंने अभी आपको इस वीडियो के दौरान ही इसका आंसर बताया है। ये भी डिफाइन करेगा कि आप कितनी अलर्टनेस के साथ मेरी वीडियो को सुनते हैं। तो चलिए लर्नर्स, छोटा सा लाइक दबाना ना भूलें, इसके साथ साथ 2 शेयर आप ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एमसीक्यू अप्रोच डेवलप करने के लिए। थैंक यू।